बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे सामने सुल्तान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मार्च 2024 का एक क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। अच्छा खासा लेंदी सवाल है, बड़ा सवाल है, मुश्किल सवाल है अपेरेंटली। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आराम से की जा सकती, नहीं कोई इशू वाली बात नहीं। प्लस इसमें एग्जामिनर ने कुछ चीज़ें ऐसी टेस्ट की हैं जो उसूलन कॉस्टिंग के लेवल पर टेस्ट नहीं होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल वगैरह जो है वो उसने उठा के इसमें टेस्ट कर लिया है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल अब एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है तो सर इसको सॉल्व करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है सुल्तान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C। एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं इन सेम फैक्ट्री। इसका उर्दू ज़ुबान में मतलब यह है कि बहुत सारी फिक्स कॉस्ट जो कंपनी की होगी ना, किसी एक आध प्रोडक्ट को बंद करने से सेव नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रोडक्ट एक ही जगह बन रही हैं। तो बहुत सारी फिक्स कॉस्ट ऐसी होंगी जो कंपनी इनकर कर रही होगी। आपको कहा जाएगा कि यार बी बंद कर दें, ए बंद कर दें, आप कहोगे यार फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बन एक फैक्ट्री में रही है। किराया फैक्ट्री का ऑलमोस्ट एक जितना होगा, चाहे आप एक आध प्रोडक्ट इसमें बंद भी कर दें। तो दिमाग में ये रखना कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर तीनों प्रोडक्ट्स बन रही है। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए में एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसकी प्राइस हालिया दिनों में बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में, ड्यू टू क्लोजर ऑफ लार्ज प्रोडक्शन साइट्स एमिड वॉर इन यूक्रेन। सर यूक्रेन में जो जंग छिड़ी हुई है उसकी वजह से बहुत सारे जो इस रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनका बिजनेस खत्म हो चुका है, और अब प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। डिस्पाइट एफर्ट्स SIL is unable to pass on the increase in cost to the buyers as close substitute of product A are available at similar prices। उसने कहा भाई ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है ना, इसलिए बढ़ गई है कि सप्लायर कम हो गए हैं, अब जो बेच रहे हैं वो ज़्यादा महंगे दामों बेच रहे हैं। तो वो रॉ मटेरियल अगर हम आज खरीद के प्रोडक्ट ए में डालें ना, तो फिर उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो हमें सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और सेलिंग प्राइस नया ये जो हमारा कस्टमर है वो नहीं देगा। तो इफेक्टिवली बड़ी भी सेलिंग प्राइस अगर कस्टमर नहीं दे रहा तो उसका मतलब है मैं कस्टमर को इंक्रीज इन कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पा रहा। तो फिर क्या करें भाई? SIL's रिसर्च डिपार्टमेंट इज होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रॉ मटेरियल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी ये रॉ मटेरियल जो इस वक्त शॉर्ट हुआ है, जिससे कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आप एक काम करो 12 महीने रुक जाओ, हम आपको ढूंढ के दे देंगे, अच्छा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। तो भाई अब फिर 12 महीने तक क्या करें? लॉस में बेचें उसको? वो कह रहा है हाँ, या तो आप डिसाइड कर लो कि इसको डिसकंटिन्यू करना है या इसको चलाना है अगले 12 महीने। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है, इट्स अ 1 ईयर डिसीजन। आया मैं इसको भी बंद करूं या चलाऊं? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, प्रोडक्ट ए को बंद करना है, क्या लूज होगी? सेल्स लूज कर देंगे हम। ठीक है जी, सेल्स लूज हो जाएगा, ये हमारा लॉस है। और क्या होगा सर? बहुत सारी कॉस्ट सेव हो जाएगी, ऐसा। तो आपने इस सेव्ड कॉस्ट को, जो कि आपकी टेक्निकली इनकम बन जाएगी, और जो सेल्स है वो इफेक्टिवली आप लूज करोगे तो आपका लॉस बन जाएगा। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मेरे पास सर सेल्स लूज हो रही है 10 रुपए की और मेरी कॉस्ट सेव हो रही है 8 रुपए की, तो इसका मतलब है बंद करने पे 2 रुपए का नुकसान है, कंटिन्यू करें। तो अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि रेवेन्यू कितना लूज हो रहा है और कॉस्ट कितनी सेव हो रही है। ठीक है जी। क्या बंद कर रहे हैं? सारी प्रोडक्ट्स नहीं, वी आर ओनली क्लोजिंग ए ओनली फॉर 1 ईयर। अच्छा जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड टू इवेल्युएट द डिसकंटिन्यू वेदर टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए और नॉट। ठीक है जी, ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर का डाटा है। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर के डाटा में सारी जो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हुई है। हाँ जी, प्रोडक्ट ए को बंद करोगे, ये 24 मिलियन रुपीस की सेल्स लूज कर दोगे। फिर सर 80% ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, और आमतौर पे कस्टमर हमें 30 दिनों में पैसा दे देता है। इंफॉर्मेशन एक, ठीक है, ये हो गई हमारे पास ये सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर हैव बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू। इसका मतलब है भैया ये जो सारे खर्चे हैं ये एलोकेट हुए हुए हैं रेवेन्यू की बेसिस पे। ऐसा रेवेन्यू की बेसिस पे। हाँ, नज़र भी आ रहा है सर, जैसे 60 से रेवेन्यू डबल हो गया, तो हमारे पास सर ये जो मटेरियल के अलावा ये कॉस्ट डबल, ये डबल, ये डबल। ठीक है जी। तो आप देखें तो आपको नजर आएगा जिसका रेवेन्यू ज़्यादा उसको कॉस्ट ज़्यादा एलोकेट हुई। खैर, और वो कह रहा है जी मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड इन द अबव प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द नेक्स्ट ईयर टेक्स इनटू अकाउंट द प्राइस इंक्रीज ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन। उसने कहा जो ऊपर मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो बढ़ी हुई कॉस्ट है।
ठीक है जी, बड़ी सीधी सीधी बातें इसने कर दी हैं कि मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी सारी कॉस्ट एलोकेटेड है, बटी हुई है सारे प्रोडक्ट्स में सेल्स रेवेन्यू की बेसिस पे, और मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, इंक्रीज है यूक्रेन के वॉर की वजह से, जो बड़ी हुई कॉस्ट जिससे हमारे लिए टेंशन का बायस बन रही है वो ऑलरेडी बड़ी हुई नजर आ रही है। फिर अच्छा आप देखें तो ए में लॉस भी नजर आ रहा है। खैर अब आगे वो कह रहा है भैया SIL एम्प्लॉइज डायरेक्ट लेबर टीम ऑफ 30 एम्प्लॉइज, ठीक है जी, विद ईच विद द एबिलिटी टू एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। भैया हमारे 30 मजदूर हैं, आप उससे ए बनाने ए बनवा लो, बी बनवाने बी बनवा लो, सी बनवाने सी बनवा लो, ठीक है। 30 मजदूर हैं और मंथली 200 घंटे काम करते हैं, तो तकरीबन 30 इंटू 200 कुछ 6000 घंटे हमारे पास अवेलेबल होते हैं आम दिनों में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। 240 रुपए पर आवर हम इनको पे करते हैं। इनके अलावा इन 200 घंटों के अलावा ये ओवर टाइम भी करते हैं। ओवर टाइम का रेट 300 रुपए है, ठीक है जी। अब ओवर टाइम किस प्रोडक्ट पे होता है? ए पे होता है, बी पे होता है, सी पे होता है? उसने कहा नहीं, ओवर टाइम हम सारी प्रोडक्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल्स रेशियो में नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर टाइम के आवर्स, ठीक है। और वो कह रहे हैं जनाब अकॉर्डिंग टू लेबर यूनियन लेबर कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। इसका मतलब है लेबर के जो नॉर्मल आवर्स है वो खत्म नहीं हो सकते, वो टर्मिनेट नहीं हो सकते। अगर टर्मिनेट करोगे तो 18 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, और अगर आप उनसे इन घंटों में काम नहीं लेते, आइडल टाइम रखते हो, तो आपको 80% रेट तब भी उनको देना पड़ेगा। अच्छा एक बड़ा प्रॉब्लम है सर इस एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद। इसका मतलब है हमारे 30 मजदूर हैं, 200 घंटे काम करते हैं, ये हो जाते हैं 6000 घंटे। इसके अलावा बेचारे ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, ठीक है जी। ओवर टाइम का रेट अलग है और करंट जो 6000 घंटे उनका रेट अलग है। इसका रेट सर 240 है, इसका रेट पता नहीं ओवर टाइम कितना है, 300 रुपए, ठीक है जी। हम कह रहे हैं जनाब अगर किसी वजह से मजदूरों का ओवर टाइम गया तो पूरा जाएगा, लेकिन अगर मजदूर के नॉर्मल आवर्स में से कुछ कम हुए तो भैया नॉर्मल आवर्स कम होने के बाद भी उनको आपने 240 का 80% पे करना है। अब बताएं प्रोडक्ट ए बंद करेंगे हम तो हमारे मजदूर के आवर्स कम हो जाएंगे, आवर्स कम हो जाएंगे तो हम ओवर टाइम नहीं करवाएंगे उनसे, और फिर सारे मजदूर हम डाल देंगे बी और सी के प्रोडक्शन पे, जिसकी वजह से शायद 6000 घंटे भी ना लगे, उससे भी कम लगे। अगर उससे भी कम लगेगा तो फिर याद रखना आपको 6000 घंटों में से जितने घंटे कम होंगे उनके 80% रेट आपने देना है उनको। इसका मतलब यह है कि भैया ये 6000 घंटों का थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा घंटे जाएंगे तो आपको 300 रुपए का रेट मिलेगा, ठीक है जी। 6000 घंटों काम करोगे तो 240 का रेट है, 6000 घंटों से जितने कम होंगे आपको 240 का 80% अपने मजदूरों को देना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जब ए बंद हो जाएगा तो क्या होगा? ए के आवर्स खत्म हो जाएंगे? नहीं सर, ए बंद हो जाएगा तो हम मजदूरों को बी और सी बनाने पे लगा देंगे, ओवर टाइम बच जाएगा हमारा, नहीं करवाएंगे ओवर टाइम काम। चलो जी, 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, फिक्स्ड वाले सेव नहीं होंगे। बाकी क्या रहेगा जी? वेरिएबल ओवरहेड्स। इसका मतलब है 60% वेरिएबल ओवरहेड है। उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड इंक्लूड जनरेटर फ्यूल 6 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट में जनरेटर का फ्यूल शामिल है 6 मिलियन। व्हेन जनरेटर इज यूज्ड इट ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उर्दू जुबान में कह रहा है कि नलायकों जो वेरिएबल ओवरहेड है उसमें भी एक कंपोनेंट ऐसा है जो फिक्स्ड है, तो फिर वेरिएबल क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब है सर 60% वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर जनरेटर का फ्यूल ऐसा है जो फिक्स कॉस्ट है, वो नहीं तब्दील होगा, ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरेटर की कॉस्ट टेक्निकली जो फिक्स्ड है और ये जो फिक्स कॉस्ट है ये सारी प्रोडक्ट्स में एलोकेट हुई होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ऐसा, ठीक है जी। अगर मैं कल बंद कर दूं को तो फिक्स कॉस्ट तो सेव नहीं होगी, जनरेटर का फ्यूल भी सेव नहीं होगा, बाकी जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड 5 रुपए का डिलीवरी एक्सपेंस, 5% का कमीशन, दोनों वेरिएबल है। जो रिमेनिंग है उसका 70% फिक्स्ड है। इसका मतलब इधर 3 वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, 3। एक निकलेगी डिलीवरी कॉस्ट, एक निकलेगा जनाब कमीशन, एक निकलेगा हमारे पास अदर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। चलो जी, फिर एडमिन एक्सपेंसेस जनरली फिक्स्ड है, लेकिन जब आप अपनी कैपेसिटी को 2% सेव होगी आपकी कॉस्ट, अगर आपकी कैपेसिटी में 10% का रिडक्शन आएगा। भाई हम तो 100% खत्म कर रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट 100% खत्म कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है 2% करके 20% एडमिन कॉस्ट सेव हो जाएगी। हर 10% रिडक्शन के ऊपर 2% की कॉस्ट सेव, तो 100% रिडक्शन पे 20% की कॉस्ट सेव। अच्छा जी, फिर उसने कहा फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन्ड फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। ये क्या है, ये अब आगे जाके हम देखते हैं। एंड ऑन सर्टन लीज एसेट्स, ऑल लीज आर नॉन कैंसिलेबल। इसका मतलब है लीज पे जो सूद दिया जा रहा है, अब देखो यार एक कॉस्टिंग के बच्चे को लीज क्या पता, तो पता नहीं यार, मेरे ख्याल में शायद 3 साल सक्सेसफुली चर्च पीने का तजुर्बा हो तो आप जो है वो इस तरह के सवाल बना सकते हैं। अमेजिंग बात है। खैर भाई, हमारे पास स्टॉक मेंटेनेंस पॉलिसी है 60 डेज इन्वेंट्री की। अगेन ये चीज़ें एमएफए की चीज़ें यार, ये कहाँ डाल दी हमने, ये नहीं डलनी चाहिए। खैर बहरहाल इसको हम देख लेते हैं किसी न किसी तरीके से। वो कह रहा है बताओ अब हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करें या ना करें। अब बताओ अगर मैं प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करूंगा, सबसे पहले मेरी सेल्स लूज हो जाएगी। कितने की सेल्स है भैया इसकी? सर 24,000 उर्दू में इसका मतलब है 24 मिलियन, ऐसे लिख दूं 24 मिलियन की सेल्स गई, तो इसको रख देता हूं मैं नेगेटिव में, गॉन। 24 मिलियन की सेल्स गॉन। फिर मटेरियल कॉस्ट मुझे नहीं खरीदना पड़ेगा, बच जाएगा जी, मटेरियल के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 12 मिलियन रुपए का अमाउंट है मटेरियल का, इट वुड बी सेव्ड। अच्छा जी, लेबर पे बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात बताओ ए, बी और सी की लेबर टोटल है कितनी? 4.8, 5.4 और 11.4 मिलियन। 21.6 मिलियन का टोटल एक्सपेंस है लेबर का। यहां लेते हैं भाई, टोटल एक्सपेंस कितना है? लेबर का टोटल एक्सपेंस कितना भैया? 21.6 मिलियन। एक बात बताओ, 21.6 मिलियन लेबर की टोटल कॉस्ट है, इसमें 2 कंपोनेंट शामिल हैं। एक है नॉर्मल लेबर और एक है ओवर टाइम। अच्छा, नॉर्मल लेबर है कितना? 200 मजदूर हैं। 200 है कितने? 30 है, सॉरी 30 मजदूर हैं। 200 घंटे हर बंदा काम करता है महीने में, ऐसा है, ये पीएनएल बना हुआ है पूरे साल का। 200 घंटे काम करता है वो महीने में, ठीक है, महीने में 200 घंटे काम करता है। महीने हैं कितने भैया? 12। ये हो गया जी टोटल आवर्स, ये हो गया जी टोटल आवर्स जो मजदूर काम करेंगे। और हम उनको रेट क्या देंगे? हम उनको रेट देंगे जी 240 का। इसका मतलब है भैया 30 मजदूर 200 घंटे काम करेंगे, 12 महीने काम करेंगे और हर घंटे के 240 रुपए लेंगे। तो भैया ये पैसे बनते हैं 30 इंटू 200, 12 इंटू 240, ये बनते हैं जी 17.28 मिलियन। ये हमारे मजदूर बेचारे तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नॉर्मल आवर्स देते हैं। इसका मतलब है सर मेरे पास जो बाकी बच गया वो ओवर टाइम की कॉस्ट है। अच्छा, है कितनी जी ओवर टाइम की कॉस्ट? ये जी 4.32 मिलियन। अब एक बात बताओ, बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए इसका आर्ली रेट है 300 रुपए। बताओ ये कितने घंटे बनेंगे? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 300 से, तो बताओ ओवर टाइम कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं सर? 14,400 घंटे ओवर टाइम में लगते हैं। इसका मतलब ये भैया कि हम काम करते हैं नॉर्मल आवर्स कितने? 30 मजदूर, 200 घंटे पर मजदूर, 12 महीने, 72,000 घंटे कंपनी काम करती है तीनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और इसके साथ साथ हम ओवर टाइम भी लगाते हैं। कितना? 14,400 घंटे। डन हो गया। यानी कंपनी में काम होता है टोटल 86,400 घंटे टोटल ए, बी और सी बनाने। अब तो ए बंद हो जाएगा तो ये टाइम कम रह जाएगा। अच्छा, ए पे कितने घंटे लग रहे हैं? ए पे कितने घंटे लग रहे हैं? अब बताओ, ए का हिसाब किताब निकालते हैं। ए का टोटल लेबर कॉस्ट कितना है?
ए की टोटल लेबर कॉस्ट है मेरे बच्चों 4.8 मिलियन। अच्छा, इसके अंदर नॉर्मल आवर्स भी शामिल हैं, ओवर टाइम भी शामिल है। अच्छा, ओवर टाइम कितना शामिल है मैं बताता हूं। ये जो 14,400 घंटे एग्जामिनर ने लिखा है, तीनों में बराबर बटे होंगे, बराबर। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 3, इसमें ओवर टाइम आ रहा होगा 14,400 घंटे डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 300 रुपए का रेट। तो बताओ ओवर टाइम ए पे कितना आ रहा है सर? 1.44 मिलियन। ए पे इतने रुपए का ओवर टाइम आ रहा है, तो बाकी घंटे ए के नॉर्मल होंगे। कितने? ये होगा जी मेरे पास 3.36 मिलियन। ऐसा ये नॉर्मल घंटे लग रहे हैं सर इस पे। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? 240 से, तो नॉर्मल आवर्स आ जाएंगे। कितने बाबू? ये आ जाएंगे जी 14,000। ऐसा, तो इसका मतलब है भैया हमारे पास ए पे घंटे लगते हैं नॉर्मल 14,000, और ओवर टाइम ए को हमने एलोकेट किया था 4,800 घंटे। कैसे? 14,400 डिवाइडेड बाय 3। अब बताओ ए पे टोटल घंटे कितने लगते हैं? 18,800। जब ए बंद हो जाएगा तो ये घंटे सेव हो जाएंगे। ऐसा। अब बताओ मेरे पास कितने घंटे बचते हैं? टोटल कितने घंटे बचते हैं? ये बचते हैं जी 72,400। ऐसा, आई श्योर इतना ही बचता है? 86,400 माइनस 18,800, 67,600 सॉरी। यार एक बात बताओ, 67,600 तो नॉर्मल आवर्स से भी कम है, तो नॉर्मल आवर्स में काम हो जाएगा। बी और सी तो नॉर्मल आवर्स में बन जाएंगे, ओवर टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा। बी और सी तो नॉर्मल टाइम में ही बन जाएंगे। 72,000 आवर्स नॉर्मल में लगते हैं ना। ऐसा है, हम 67,600 आवर्स में काम कर लेंगे। तो मुझे बताओ मेरे पास लेबर आफ्टर क्लोजर ऑफ ए कितना होगा? भाई लेबर के टोटल घंटे हैं 72,000 नॉर्मल आवर्स। इसमें से हम उनसे काम कराएंगे 67,600 आवर्स में बी और सी बनेंगे, और इसका रेट होगा 240। ठीक है जी, फॉर बी एंड सी। जो मेरे बाकी के आवर्स हैं 72,000 में से बाकी के आवर्स माइनस 72,000, ये बचते हैं जी 4,408। ये हैं हमारे आइडल आवर्स। अच्छा, इनका रेट होगा 240 का 80%। तो बताओ हमारी लेबर कॉस्ट दिस प्लस दिस होगी, कितना होता है? देखो, दिस प्लस दिस, 67,600 मल्टीप्लाई बाय 240 इस 16,224,000। 4,400 240 इंटू 0.8, ये बनता है जी 8,44,800 रुपये। तो लेबर कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? न्यू लेबर कॉस्ट कितनी बाबू? प्लस 16,224,000। यह आता है मेरे बच्चों 170,688,000, 17.06 मिलियन। प्रीवियसली हमारी लेबर कॉस्ट कितनी थी? 21.6 मिलियन जब ए बन रहा था। अब कम हो के 17 मिलियन हो गई। अब बताओ हमारी कॉस्ट कितनी बच रही है? सर हमारी कॉस्ट सेव हो रही है 4,531,200। भाई लेबर कॉस्ट इतने रुपए से बच रही है, लेबर कॉस्ट इतने रुपए से बच रही है। इसके लिए हमें लंबी चौड़ी वर्किंग करना पड़ी। सबसे पहले हमें यह मालूम करना पड़ा कि हमारे पास नॉर्मल वेजेस कितनी है, ओवर टाइम कितना है। फिर हमें यह मालूम करना पड़ा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने बन रहे हैं इंक्लूडिंग ओवर टाइम। फिर हमें ये देखना पड़ा कि ए में ओवर टाइम कितना है और नॉर्मल आवर्स कितने हैं। ये सब हटाने के बाद हमें पता चला कि बी और सी 67,600 आवर्स में बन जाएगा
72,000 हमारे नॉर्मल आवर्स हैं, तो इसका मतलब है सर हमारे पास कुछ आइडल आवर्स बचेंगे, उन आइडल आवर्स का रेट अलग होगा और नॉर्मल आवर्स का रेट अलग होगा। तो हमारे पास नई वेजेस ए को बंद करने के बाद 17.068 मिलियन होंगी, 0.688 मिलियन होंगी। पहले हमारे पास 21.6 मिलियन थी, उसका मतलब है सर मेरे पास 4.531,200 की लेबर कॉस्ट सेव होगी। लंबी चौड़ी वर्किंग के बाद हम यहां लिख रहे हैं जनाब, लेबर कॉस्ट सेव्ड 4,531,200। डन हो गया जी। मटेरियल बच जाएगा 12 मिलियन का, लेबर बच जाएगा 4.513 मिलियन का, 24 मिलियन की सेल्स लूज हो जाएंगी। आगे बढ़े तो सर हमारे पास मटेरियल डन, लेबर डन, ओवरहेड्स की बात करते हैं। ओवरहेड्स की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओवरहेड्स की बात करते हैं। आओ मेरे प्यारे भाई, ओवरहेड्स पे लंबा चौड़ा काम है। बात करूंगा मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की। पहले बताओ ए के टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? ए के टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है मेरे बच्चों 7.2 मिलियन। आ जाओ, 7.2 मिलियन। उसने कहा बाबू इसके अंदर दो हिस्से हैं, इसके अंदर दो हिस्से हैं, इसके अंदर दो हिस्से हैं। उसने कहा भैया एक इसके अंदर है 40% फिक्स्ड, 60% वेरिएबल। तो मैं काम कर रहा हूं, इसमें से मैं फिक्स्ड हटा रहा हूं, ये तो सेव ही नहीं होगा। $2.88 मिलियन बचेगा क्या भैया? ये बच जाएगा मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स, जिसको आप 60% कह रहे हैं। कितना भैया? 4,320,000 भैया 6 मिलियन रुपए जनरेटर की कॉस्ट है, ये भी फिक्स्ड है 6 मिलियन। अब यार ये प्रोडक्ट्स में बटी है रेवेन्यू के रेशो में। अच्छा हमारा रेवेन्यू है कितना भाई? ए का रेवेन्यू, ए का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में से कितने परसेंट है? टोटल रेवेन्यू है भैया 120 मिलियन और ए का रेवेन्यू उसमें से है 24 मिलियन। तो बताओ ए को जितनी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है, उसका शेयर कितना मिला होगा? सर 24 डिवाइडेड बाय 120, परसेंटेज टर्म्स में देखिए कितना बनता है ये बनता है जी 20%। इसका मतलब है सर सारी फिक्स कॉस्ट का 20% जो है वो ए को मिला है। तो जनरेटर का जो फ्यूल है उसका भी 20% ए को मिला होगा। ठीक है जी, निकालो जी 20% फ्यूल कॉस्ट, ये भी सेव नहीं होगी। ठीक है जी, 6 मिलियन का 20% दैट इज 1.2 मिलियन। अब बताएं ये मेरे पास जेन्युइन वेरिएबल ओवरहेड है जो सेव होंगे अगर मैं इस प्रोडक्ट को बंद कर दूं। जेन्युइनली सेव होंगे कितने? 4,320,000 माइनस 12 लाख 3,120,000। ये हो गया जी मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स सेव्ड। ना फिक्स सेव होगा ना जनरेटर का फ्यूल सेव होगा। $3.12 मिलियन। डन हो गया जी। सर हम पहुंच चुके हैं इस स्टेज पर कि हमने 3 कॉस्ट की सेविंग्स निकाल ली है। फिर अब बताओ जी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो कह रहे जी हमारे जो डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं वो 5 रुपए पर यूनिट सोल्ड है। ठीक है जी, कमीशन 5% ऑफ सेल्स है, बाकी जो बचेगा उसका 70% फिक्स है, बाकी 30% वेरिएबल है। तो पहले तो एक बात बताओ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है कितना है इसका? सर 2.4 मिलियन। चलो जी आज जरा इसका ब्रेकअप निकालें। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताएं टोटल एक्सपेंस है कितना?
2.4 मिलियन था ना। यस सर। अब इसमें देखिए कुछ हैं काम के खर्चे। इसके अंदर सबसे पहले भैया कमीशन। कमीशन भाई मेरे काम का कमीशन है 5% ऑफ सेल्स। सेल्स है मेरे पास 24 मिलियन। 24 मिलियन का 5% ये बनता है जी 1.2 मिलियन। तो आधा अमाउंट तो सर कमीशन आ गया, ये सेव हो जाएगा अगर हम बंद कर दें सर ए को। ठीक है जी। फिर जी डिलीवरी कॉस्ट, ये जी 5 रुपए पर यूनिट। अच्छा भाई ए के यूनिट कितने, ये तो हमने देखे ही नहीं, हम तो रुपीस में चल रहे हैं सारा। ए के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 80,000। ठीक है जी। तो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपका डिलीवरी कॉस्ट है, ये सेव हो जाएगी। 80,000 यूनिट्स इंटू 5, ये हो जाता है जी 4 लाख रुपए। अच्छा बाकी कितने रह गए, अदर्स, इन दो को हटा दोगे तो अदर्स रह जाएंगे। वो कितने सर, 12 लाख प्लस 4 लाख, ये हो जाता है 16 लाख माइनस 24, कितने बचते हैं 8 लाख रुपए। वो कह रहे भैया इसका 70% फिक्स्ड है, तो इसका 30% हमारे पास वेरिएबल होगा, यानी कि बनता है जी 2,40,000। इसका मतलब है सर अगर आप बंद करेंगे तो ये कॉस्ट भी सेव होगी, ये कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, ये कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, बाकी फिक्स्ड है वो सेव नहीं होगी। तो 12 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,40,000, 18,40,000 रुपए का हमारे पास सर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। 1 2 3, 18,40,000। ये मेरे पास सर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने का जी, 18,40,000 रुपए की कॉस्ट सेव्ड। बेहतरीन जी। अब बताएं जी एडमिन कॉस्ट, वो कह रहे हैं जी हर 10% के ऊपर 10% अगर आप वॉल्यूम गिराएंगे 2% आपका जो है वो कॉस्ट सेव होगा। तो भाई एडमिन कॉस्ट है कितनी, एक ही 12 लाख। इस 12 लाख का 20% सेव हो जाएगा, तो ले लेते हैं सर एडमिन कॉस्ट सेव्ड। फिर रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहे किसी भी प्रोडक्ट का आप 10% वॉल्यूम कम करेंगे ना, उसकी एडमिन कॉस्ट 2% कम होगी। मैं तो 100% कम कर रहा हूं उसका वॉल्यूम, तो सर 20% हमारे पास कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो मेरे पास सर 12 लाख का 20%, 1.2 मिलियन का 20%, 2,40,000 रुपए पक्का सेव्ड। अच्छा जी। फिर वो कह रहे भैया हमारे पास जो सूद है ना वो लगता है लीज के ऊपर और वर्किंग कैपिटल के ऊपर, यानी आपने कितने अपने पास इन्वेंट्री रखी हुई है, रिसीवेबल्स रखे हुए हैं और रॉ मटेरियल रखा हुआ है, फिनिश गुड्स रखा हुआ है। ठीक है जी। इस पे आपको 5% सर सूद देना पड़ता है, यानी सर हमने ये पैसा उधार लिया होगा बैंक से। कौन सा पैसा उधार लिया, ए का जितना रॉ मटेरियल हम अपने पास मेंटेन करते हैं, फिनिश गुड्स मेंटेन करते हैं, कितना कितना मेंटेन कर दो, 60 दिन के बराबर का। अच्छा मैं आपको छोटी सी वर्किंग बताता हूं सर, गौर से सुनिएगा दोस्त। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं जनाब, ए का मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा पूरे साल में, 12 मिलियन, ये पूरे साल का है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 360 दिन है पूरे साल में, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 60 दिन, 60 दिन की पॉलिसी। इसका मतलब है पूरे साल में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है ना, पूरे साल में 360 दिनों में मैं 60 दिन का रॉ मटेरियल अपने पास मेंटेन करता हूं। यानी सर मैं जब भी आप मेरे गोडाउन में आओगे अगले 60 दिन का रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ होगा। फिर मैं क्या करता हूं, एक दिन का खरीदता हूं तो एक दिन का कंज्यूम करता हूं। हर वक्त मेरे गोडाउन में 60 दिन का रॉ मटेरियल मौजूद होता है। पूरे साल का अगर 12 मिलियन है तो 60 दिन का कितना होगा, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60, ये होता है जी 2 मिलियन रुपए।
2 मिलियन का रॉ मटेरियल मेरी गोडाउन में हर वक्त मौजूद होगा। सर फिनिश गुड्स कितना है? बताएं पूरे साल में फिनिश गुड्स पे खर्चा कितना करते हैं हम? प्रोडक्शन कॉस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं प्रोडक्शन कॉस्ट को रेड कलर से। 12 मिलियन, 4.8 मिलियन, 7.2 मिलियन, ये तीन खर्चे। 12 मिलियन, 4.8 मिलियन, 7.2 मिलियन। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती है? 12 मिलियन, 4.8 मिलियन और 7.2 मिलियन। ये बाकी के 24 मिलियन होगी। 24 मिलियन मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। 24 मिलियन का 360 में 24 मिलियन की फिक्स कॉस्ट, उस 24 मिलियन का फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करता हूं और सर पूरे साल का 60 दिन का स्टॉक मैं अपने पास रखता हूं। सर मेरे पास 24 मिलियन डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60, यह आता है मेरे बच्चों 4 मिलियन। इसका मतलब है मेरे आप गोडाउन में आओगे तो आपको 4 मिलियन का फिनिश गुड्स हर वक्त नजर आएगा। बताएं मेरा रिसीवेबल कितना होता है? सर पूरे साल की सेल दे 24 मिलियन, और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 80% सेल्स हमारी क्रेडिट पे हैं, और हमारे पास पूरे साल में अगर 360 दिन है तो हमारे पास 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, यानी रिसीवेबल हमारे पास 30 दिन का मौजूद होता है। नहीं पूरे साल में आपने जितनी गुड्स बेचनी है ना सर, पूरे साल का रिसीवेबल निकाल लेना, 30 दिन का रिसीवेबल मेरे पास ऑन एवरेज मौजूद होता है। क्या मतलब? सर मैं लोगों को गुड्स बेचता हूं, 1 जनवरी को बेचे, पैसे 30 दिन बाद लूंगा, 2 जनवरी को बेचे, पैसे अगले 30 दिन बाद लूंगा, यानी हर वक्त मेरे पास पिछले 60 दिन का जो है वो जो सेल होती है उसका रिसीवेबल मौजूद होता है। अब देखो ये चीजें तुम्हारे कोर्स में नहीं है, नहीं समझने की जरूरत है इसको, लेकिन सवाल में डाल दिया उसने, तो बताएं मेरा एवरेज रिसीवेबल कितना होगा? 24 मिलियन का 80%, ये बनता है जी 1.6 मिलियन। भाई इतने सारे करंट एसेट्स मेरे पास मौजूद हैं, इतने सारे करंट एसेट्स मेरे पास मौजूद हैं, रॉ मटेरियल भी मेरे पास मौजूद रहता है, ए के लिए मेंटेन करना पड़ता है, फिनिश गुड्स भी मेंटेन करना पड़ता है, रिसीवेबल हमारे पास पाइल अप हुआ रहता है। तो सर हमारे पास टोटल पैसा जो हमारा करंट एसेट्स पे फंसा हुआ होता है, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो 2 मिलियन, 4 मिलियन और 1.6 मिलियन, ये बनता है मेरे बच्चों मेरे पास 7.6 मिलियन ऐसा। और इस 7.6 मिलियन के करंट एसेट्स पे सालाना में सूद पे करता हूं, क्योंकि पैसा मैं बैंक से लेके रखता हूं सर, सूद पे करता हूं 24%। भाई करंट एसेट्स में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? भाई खाली फिक्स्ड एसेट्स रख के बिजनेस तो नहीं कर सकते ना, रॉ मटेरियल भी लेके रखना पड़ेगा, फिनिश गुड्स भी लेके रखने पड़ेंगे, रिसीवेबल में ही पैसा फंसेगा। तो भैया ये चीज आप आके पढ़ोगे एमएफए में, सर ये मेरे सूद की कॉस्ट है जो ए बन तो ये सेव हो जाएगी, ये बनता है जी 1824000। क्या लिखूं जी? इंटरेस्ट सेव्ड। अब बताएं जी मेरे पास इतना बड़ा लॉस करके, इतनी सारी सेविंग्स करके क्या नजर आ रहा है? लॉस बड़ा या सेविंग्स बड़ी है? पहले एक काम करो, सेविंग्स को एडअप कर लो। सर 12 मिलियन प्लस 4531200 प्लस 3120000 प्लस 1840000 प्लस 240 प्लस 1824000, ये बनता है सर मेरे पास 23.55200, ये मेरे पास है सेविंग्स टोटल। अब यार 24 मिलियन का नुकसान करके 23 मिलियन बचाओगे तो आपको क्या हो जाएगा? नेट लॉस हो जाएगा। नेट लॉस कितने का? 444,800। तो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हमें इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं ऐसे मिलता जुलता सवाल मेरे बच्चों आपको क्लास में करा भी चुका हूं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम। बस इसमें लेबर की वर्किंग अच्छे से आप देख लीजिएगा, ओवरहेड्स की वर्किंग आप अच्छे से देख लीजिएगा, और एंड पे आगे जो मैंने वर्किंग कैपिटल किया है ना, दिस इज नन ऑफ योर कोर्स, नन ऑफ योर बिजनेस आई वुड से। बस इसको समझ लो कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल की पूरे साल की कॉस्ट है उसको 360 से डिवाइड कर दो तो एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी, और 60 दिन का रॉ मटेरियल आपने अपने पास मेंटेन रखना है, अपने पास गोडाउन में रखना है 60 दिन की कंजम्पशन के बराबर के। अगर आपकी सप्लाई बंद भी हो जाए तो 60 दिन तक आप जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर सको। तो रॉ मटेरियल अपने पास मेंटेन रखना है, फिनिश गुड्स अपने पास रखना है, और रिसीवेबल्स भी आपके पास। ये पैसा जो 16 लाख रुपए का आ रहा है ये मेरा फंसा रहेगा सर, मैंने पूरे साल में 24 मिलियन की सेल्स करनी है, तो मेरे पास हर वक्त 16 लाख रुपए का रिसीवेबल फंसा हुआ रहेगा।
क्यों? मैं जिस कस्टमर को गुड्स बेचता हूं पैसे 30 दिन बाद लेता हूं, तो इसका मतलब है मैंने 1 जनवरी को जितने लोगों को गुड्स बेचे उसके पैसे मुझे मिलेंगे 1 फेब को। तो इसी तरह सर आप हर पॉइंट पे अगर आप देखें ना तो आपके पास पिछले 30 दिन का पिछले 30 दिन की सेल्स का पैसा फंसा हुआ होगा। ठीक है जी। तो मैंने सर वर्किंग कैपिटल निकाल के उसका 24% सूद ले लिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, MFA में आगे पढ़ोगे, उसको डिटेल में पढ़ोगे, ये अभी बस इतना ही समझ लो उसको। ठीक है जी, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाहु खैरन।